नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्न इजी। प्राचीन भारत श्रृंखला का यह 5वां वीडियो है। इसके पहले के वीडियो हमने वेद, पुराण, महाभारत, रामायण, बौद्ध साहित्य और विदेशी यात्रियों जैसे टॉपिक पर चर्चा की थी। और आज के इस वीडियो में हम पुरातत्व नामक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसके आगे आने वाले वीडियो आसानी से प्रोवाइड हो सकें। आइए बात करते हैं पुरातत्व की। सबसे पहले बात करते हैं पुरातत्व में के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उसके अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, जिनमें अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं: अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां और चित्रकला। अब हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख की। अभिलेख जो है वो इतिहास निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जो अभिलेख हैं वो अभिलेख पुरातात्विक सामग्री के रूप में इतिहास निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अब बात करते हैं अभिलेख कहाँ कहाँ से मिलते हैं। अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों, शिलाओं, ताम्रपत्र, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियां और गुहाओं आदि में मिलते हैं। कहाँ कहाँ मिलते हैं अभिलेख? अभिलेख अधिकांशतः स्तंभों में मिलते हैं, शिलाओं में मिलते हैं, ताम्रपत्र के रूप में मिलते हैं, मुद्राओं में मिलते हैं, पात्रों के रूप में मिलते हैं, मूर्तियों में मिलते हैं और गुहाओं आदि में मिलते हैं। आइए आगे बात करते हैं अभिलेख की। सबसे पहले जो अभिलेख या सबसे प्राचीनतम अभिलेख हमें मध्य एशिया के एक स्थान है बोगचकोई। तो सबसे प्राचीन अभिलेख हमें बोगचकोई नामक स्थान से प्राप्त होते हैं, जो कि मध्य एशिया का एक क्षेत्र है। इसके बाद बात करते हैं 1400 ईस्वी में जो अभिलेख पाए गए वो वैदिक देवताओं, जो वैदिक के देवता थे इंद्र, मित्र और वरुण, उनका उल्लेख इन अभिलेखों में मिला। ये जो बोगचकोई में जो अभिलेख मिले थे वो 1400 ईस्वी पूर्व के थे। और जो अभिलेख मिले उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र और वरुण का उल्लेख मिला। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो सबसे पुराने अभिलेख मिले वो कहाँ मिले? बोगचकोई में। किस काल के थे? 1400 ईस्वी पूर्व के थे। और उनमें किनका उल्लेख था? तो उनमें उल्लेख था इंद्र, मित्र और वरुण। ये कौन थे? ये वैदिक देवता थे। आगे बात करते हैं कि जो सबसे यथार्थ रूप में, जो स्पष्ट रूप से जो अभिलेख मिले हैं वो अशोक के काल के मिलते हैं। उन अभिलेखों में अशोक का ही वर्णन मिलता है। हैदराबाद का एक स्थान है मस्की। हैदराबाद के मस्की नामक स्थान से जो अभिलेख मिले हैं उनमें भी अशोक का नाम ही उल्लेख होता है। उनमें भी अशोक का ही नाम स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। कहाँ से मिले हैं ये? हैदराबाद के मस्की नामक स्थान से। इसमें भी अशोक का ही नाम उल्लेख है। आगे बात करेंगे। इसके अतिरिक्त और हमें मिले हैं गुर्जरा और पानगुड़ैया। ये क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। गुर्जरा और पानगुड़ैया ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं। यहाँ से भी हमें अभिलेख मिले और उन अभिलेखों में भी अशोक का ही नाम मिलता है। इसके बाद जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो अशोक के अभिलेख, जो ज़्यादातर अभिलेख है, मुख्यतः अभिलेख वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। और इस लिपि की विशेषता ये है कि ये लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बाईं से दाहिनी ओर ये लिपि लिखी जाती थी। आगे बात करेंगे जो पश्चिमोत्तर प्रांत से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वहां पर जो लिपि यूज की गई है वो लिपि खरोष्टी लिपि थी। और इस लिपि को हम दाईं से बाईं ओर लिखते थे। ये लिपि जो है खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये दो क्षेत्र हैं। यहाँ भी अशोक का साम्राज्य था। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोक का साम्राज्य बहुत ही विशाल था और ये वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला था। तो वहाँ से जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो आरमाइक और यूनानी लिपि में लिखे गए हैं। वहाँ पर जो लिपि का यूज किया गया है वो आरमाइक और यूनानी लिपि थी। इसको फिर से रिपीट करते हैं कि अशोक के अभिलेख कहाँ कहाँ मिले, किस किस लिपि में थे और उनकी क्या विशेषता थी। तो जो अशोक के मुख्यतः अभिलेख ब्राह्मी लिपि, और ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके अलावा
पश्चिमोत्तर प्रांत की जो खरोष्टी लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। उसके अलावा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से प्राप्त हुई है वो आरमाइक और यूनानी लिपि में लिखी जाती थी। आगे बात करते हैं मुद्राओं की। मुद्राएं जो हैं वो भारतीय इतिहास के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनकी बहुत ही महत्ता है। भारत की प्राचीनतम मुद्राएं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचलित हुई। जो भारत की प्राचीनतम मुद्राएं हैं वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रचारित होना शुरू हुई और उन पर कोई लेख नहीं होता था। जो मुद्राएं थी उन पर किसी प्रकार का कोई लेख स्पष्ट नहीं होता है, सिर्फ उन पर कुछ प्रतीक और उन प्रतीकों में पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, पुष्प और ज्यामितीय आकृतियां ही अंकित रहती थीं। तो जो 6ठी शताब्दी में जो मुद्राएं मिली हैं उनमें कोई लेख नहीं होता था और उनमें सिर्फ प्रतीकों का यूज होता था और वो प्रतीक थे पर्वत, वृक्ष, पशु, पक्षी, पुष्प और ज्यामितीय आकृतियां। इन मुद्राओं को आहात मुद्रा कहा जाता था। ये जो मुद्राएं मिली हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, वो मुद्राएं आहात मुद्राएं कहलाती थीं और उन पर कोई लेख नहीं होता था। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं प्रचलित हुईं। जो सर्वाधिक शुद्धता के जो पैमाना था, जो शुद्धता थी, वो सबसे ज्यादा कुषाणों के समय में मुद्राओं में थी। तो कुषाणों के समय की जो मुद्राएं थी वो सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी। इसके अलावा जो स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई वो सर्वाधिक मुद्राएं जारी की गई। सर्वाधिक मुद्राएं गुप्त काल में जारी की गई और सर्वाधिक शुद्ध मुद्राएं वो कुषाणों के शासनकाल में चली। तो यहाँ पर दोनों में अंतर इतना है कि वहां पर शुद्धता की बात थी और यहाँ पर उनकी क्वांटिटी की बात है। जो सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चली वो गुप्त काल में और जो सर्वाधिक शुद्ध मुद्राएं वो हमारी कुषाण काल में चली। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त की कुछ मुद्राओं में यूप, कुछ पर अश्वमेघ और कुछ पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये भी एक प्रतीक है। वीणा बजाने से प्रतीक यहाँ पर यह है कि वह उसे संगीत प्रिय था और वो संगीत बजाने में रुचि रखता था। तो समुद्रगुप्त की मुद्राओं में क्या क्या मिला है? कुछ मुद्राओं में यूप, कुछ पर अश्वमेघ और कुछ पर वीणा बजाते हुए उसे दिखाया गया है। आगे बात करते हैं कनिष्क की बौद्ध मुद्राओं से पता चलता है कि वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। जो उनकी मुद्राएं थी उनमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिससे यह पता चलता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके बाद बात करते हैं सातवाहन नरेश सतकीर्ण की। जो सतकीर्ण था उसकी मुद्रा पर एक जलपोत का चित्र उत्कीर्ण है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि उसने समुद्र विजय की थी। जो सतकीर्ण की मुद्राएं थी उस पर एक जलपोत का चित्र मिला है। जलपोत के चित्र से यह पता लगाया जा सकता है या ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उसने समुद्र पर विजय प्राप्त की थी। अब बात करते हैं स्मारक और भवनों की। जो भारतीय इतिहास में जो इतिहासकार है उसमें स्थापत्यकारों, वास्तुकारों और चित्रकारों के द्वारा विशेष योगदान दिया गया है। इतिहास निर्माण में भारत के स्थापत्यकारों, वास्तुकारों और चित्रकारों के द्वारा विशेष योगदान दिया गया है। उनके द्वारा बहुत ही विशेष योगदान भारतीय इतिहास के निर्माण में दिए गए हैं। अब बात करते हैं इनके द्वारा क्या क्या निर्मित किया गया। इनके द्वारा जो प्राचीन इमारतें, मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष से भारत की उस समय की प्राचीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। तो प्राचीन इमारतों से हमें क्या मिलता है? जो इमारतें, मंदिर और मूर्तियां थी उनसे हमें उस समय के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। अब बात करते हैं खुदाई में हमें क्या क्या मिला। जो खुदाई हुई उनमें महत्वपूर्ण अवशेषों में हमें क्या क्या मिला? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता खुदाई से ही प्राप्त हुई और पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना नाम से जाना जाता है उसकी खुदाई में हमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय के बने राजप्रसाद और एक स्थान बिहार का है अंतरजी खेड़ा। तो बिहार के अंतरजी खेड़ा में हमें खुदाई से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे पता लगता है कि वहां पर लोहे का भी प्रयोग होता था। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि लोहे के प्रयोग के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए?
तो लोहे के प्रयोग के साक्ष्य हमें बिहार के अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखने की चीज है कि लोहे के प्रयोग के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए, ये हमें अंतरजी खेड़ा से प्राप्त हुए। और हमें खुदाई में क्या मिला, हड़प्पा सभ्यता और चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हमें राजप्रसाद भी मिले हैं। अब बात करते हैं पांडिचेरी के अरिक्कमेडु में खुदाई से रोमन मुद्राओं और बर्तन आदियों के अवशेष मिले हैं। पांडिचेरी का स्थान है अरिक्कमेडु। अरिक्कमेडु में खुदाई से हमें रोमन मुद्राएं, अब रोमन मुद्राएं मिलने से यहाँ पर ये एक अनुमान लगा सकते हैं कि पांडिचेरी में विदेशियों का आवागमन होता था और वो व्यापार करने के उद्देश्य से या किसी अन्य उद्देश्य से वहां पर आए होंगे और बर्तनों के भी अवशेष मिले हैं। उस समय के मंदिर निर्माण में उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली प्रचलित थी। जो मंदिर निर्माण की शैलियां थीं उसमें जो उत्तर भारत था, यहाँ पर जो मंदिर निर्मित होते थे वो नागर शैली में निर्मित होते थे और जो दक्षिण भारत थे वहां पर द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण होता था। और अगर इन दोनों शैलियों का हम मिश्रण कर दें तो दोनों शैलियों के मिश्रण को हम वेसर शैली कहते हैं। तो उत्तर भारत में कौन सी मंदिर निर्माण की प्रक्रिया थी, नागर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, और इन दोनों का मिश्रण हमें वेसर शैली कहते हैं। अब बात करते हैं मूर्तियों की। प्राचीन काल की जो मूर्तियां थीं वो उनका निर्माण कुषाण काल से प्रारंभ होता है। जो मूर्तियों का निर्माण है वो कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण और गुप्त शासकों के बाद की मूर्तियों में धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा। जो कुषाण और गुप्त शासकों और उसके बाद की जो मूर्तियां हैं उनके विकास में धार्मिक भावनाएं, यहाँ पर जो मूर्तियां थीं उन्होंने धर्म का स्थान ले लिया था और मूर्तियों में धार्मिक भावनाएं जागृत होने लगी थीं। दोनों काल की मूर्तियों में सिर्फ अंतर यह है, जो कुषाण और गुप्त काल हैं उन दोनों की मूर्तियों में अंतर इतना है कि कुषाण काल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव था। जो कुषाण काल की मूर्तियां थीं उनमें विदेशी मूर्ति कला का प्रभाव था और जो गुप्तकालीन मूर्तियां थीं वे मूर्तियां स्वाभाविक थीं, उन मूर्तियों में स्वाभाविकता थी। अब बात करते हैं भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती से जो मूर्तियां मिली हैं वो बहुत ही सजीव मूर्तियां थीं। भरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती से जो मूर्तियां मिली हैं वो बिल्कुल सजीव मूर्तियां थीं, उनमें सजीवता थी। अब बात करते हैं चित्रकला की। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय की जानकारी मिलती है। चित्रकला से हमें उस समय जो प्राचीन समय था उस समय के जीवन के विषय की जानकारी मिलती है। अजंता, जैसा कि हम जानते हैं कि अजंता में बहुत से चित्र बने हैं, जो अजंता की गुफा हैं उनमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। तो जो अजंता की चित्रकारी है उसमें मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। अजंता की जो चित्रकारी है उसमें जो मानव की भावनाएं थी उनका सुंदर चित्रण वहां पर किया गया है। जैसी मानव की भावनाएं होती थी वैसी वहां पर हमें चित्रकारी मिलती है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि अजंता की चित्रकारी में कैसे चित्र बनाए गए हैं। तो अजंता के चित्रकारी में मानवीय भावनाओं का चित्रण किया गया है। इनमें कौन कौन से चित्र हैं? एक है माता और शिशु, माता और शिशु तथा मरणशील राजकुमारी। ये दो वहाँ के बहुत ही प्रमुख चित्र हैं और इन चित्रों से गुप्तकालीन चित्रकला का पूर्ण प्रमाण मिलता है। ये जो दो चित्र हैं, माता और शिशु और मरणशील राजकुमारी, तो ये दो जो चित्र हैं ये गुप्तकालीन चित्रकला का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगे आने वाला स्टडी मटेरियल आसानी से प्रोवाइड हो सके। और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट कीजिएगा।